चाहो। मुझे रोलैंड एमरिक ने पाल पोस कर बड़ा किया है। मैं उनकी फिल्में देख के बड़ा हुआ हूँ और रोलैंड एमरिक ही नहीं, मैंने ऑलमोस्ट सारी डिजास्टर फिल्म्स देख रखी है बिकॉज इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट जॉनर्स। बट 2018 जिस तरह से मुझे इमोशनली हिट की वैसे मुझे आज तक कोई डिजास्टर फिल्म कभी हिट नहीं की। तो पता करते हैं कि ऐसा क्या खास है इस फिल्म में। जैसा कि किसी काबिल इंसान ने कहा था, इमेज तो इमेज हुए, रियल हो या सीजी। लेकिन ऐसा नहीं होता आमिर खान साहब। रियल होता है और सीजी होता है। कई सालों की प्रैक्टिस और हज़ारों सीजी इमेजेस देखने के बाद हमारी आंखें इस तरह से ट्रेन हो चुकी है कि अब अगर कोई सीजी इमेज हमें दिखती है और हमें पता भी नहीं हो कि ये सीजी इमेज है, अगर वो बहुत ऑब्वियस ना हो, फिर भी हमारी आंखें जो है उसे ट्रेस कर सकती है कि ये इमेज फेक है, ये रियल नहीं है। और इसकी वजह से एक इल्यूजन जो है हमारा टूट जाता है फिल्म देखते हुए। इट टेक्स अस आउट ऑफ द मूवी। It literally breaks the fourth wall sometimes, but because 2018 में मोस्टली सारे सीन्स जो है वो रियल पानी के साथ, रियल सेट्स के साथ शूट किए हुए हैं, वो इल्यूजन हमेशा बना हुआ रहता है और वो एक सेंस ऑफ डेंजर जो है वो हमेशा हाइटन्ड रहता है। और ये चीज़ 2018 को सारी डिजास्टर फिल्मों से अलग बनाती है। जब साउथ के एक बहुत बड़े डीओपी ने डायरेक्टर जूड एंथनी जोसेफ को 2018 शूट करने के लिए ये कह के मना किया कि ये फिल्म इस स्केल पे एग्जीक्यूट करना नामुमकिन है, तब जूड ने जो है इस चीज़ को अपने ऊपर ले लिया कि वो इस फिल्म को किसी भी तरह बनाएंगे। और उन्होंने प्रोडक्शन डिजाइनर्स के साथ मिनिएचर सेट्स बनाए जो उन्होंने जाके प्रोड्यूसर्स को दिखाए और उनको उन्होंने कन्विंस किया कि ही हैज़ अ प्लान जिसके साथ वो इस फिल्म को मिनिमम बजट में एग्जीक्यूट कर सकते हैं। और उन्होंने 12 एकड़ का एक प्लॉट जो है लीज पर लिया और उसे पॉपुलेट किया, उसके ऊपर सेट्स बनाए। जो हम फिल्म में देख रहे हैं, जो सारे घर है या जो गांव दिखाया है, वो पूरा एक सेट है और उस सेट को वो धीरे धीरे लेवल्स में पानी से भरते चले गए और उस तरह से उन्होंने प्रैक्टिकली इस फिल्म को शूट किया है विदाउट एनी ग्रीन स्क्रीन और वीएफएक्स शॉट। 2 या 3 ही मेजर वीएफएक्स शॉट थे, बट बाकी जितनी भी चीजें फिल्म में देखने को मिलती है, जितने भी घर है या जितना भी पानी है फिल्म के अंदर, वो सारा रियल है क्योंकि वो एक्चुअली वहां पर हजारों लाखों लीटर पानी वहां पर इस्तेमाल किया गया था। एंड इट शोस, क्योंकि जो चीज रियल होती है उसका इम्पैक्ट भी रियल होता है। फिल्म की स्टार कास्ट इतनी बड़ी है कि डायरेक्टर कहते हैं फिल्म में ऑलमोस्ट 125 कैरेक्टर्स है। अब ये सारे शायद सेकेंडरी कैरेक्टर्स हो, बट नहीं कुछ तो 20 या 22 तो मेन कैरेक्टर इस फिल्म के अंदर है और एक स्टेलर स्टार कास्ट है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक सारे मलयाली जो स्टार्स थे उनको एक छत के नीचे ले आ गए डायरेक्टर। और ये उन्होंने इसलिए किया था बिकॉज ही सेड के कोई एक्टर अगर सीन नंबर 6 में आ रहा है और उसके बाद अगर वो डायरेक्ट सीन नंबर 41 में आ रहा है तो शायद ऑडियंस उसे भूल जाएगी, उसका चेहरा नहीं रिकॉग्नाइज कर पाएगी। बट अगर हम स्टार्स को इस सीन में कास्ट करेंगे तो स्टार्स का एक रिकॉल वैल्यू होता है, तो लोग जो है उन्हें आसानी से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे, याद रख पाएंगे। और ये चीज मुझे बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंटेलिजेंट लगी कास्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरुआत के 40-50 मिनट तक फिल्म थोड़ी डिफिकल्ट टू फॉलो है क्योंकि इतने सारे कैरेक्टर्स और इतने सारे सब प्लॉट्स है कि इट इज ऑलमोस्ट लाइक वो जगलर जो है एक एक बॉल ऐड ही करता जा रहा है अपनी ट्रिक में। एंड इट इज अ केओस, बट ये केओस बिल्कुल डिजाइंड था और डायरेक्टर को अच्छे से पता था कि वो क्या कर रहे हैं बिकॉज डायरेक्टर ने बहुत स्मार्टली हर किसी के लिए एक आर्क बनाया है और सारे सब प्लॉट्स कैसे एक दूसरे से जुड़ते हैं, कैसे एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, वो देखना बहुत ही ब्यूटीफुल है। ऑन पेपर शायद 2018 की कहानी या कैरेक्टर्स जो है बहुत सरफेस लेवल लगेंगे या बहुत सिंपलिस्टिक लगेंगे। अगर मैं आपको बताऊं, एक भगोड़ा है जो मिलिट्री से भाग के आया है, या फिर एक मछुआरों का लड़का है जो मॉडलिंग करना चाहता है जिसे उसके घर वालों के प्रोफेशन से बहुत घृणा है, तो हम ऑब्वियसली प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि इन लोगों के आर्क्स कहाँ जाने वाले हैं। और ये चीजें सुनने में या पढ़ने में बहुत ही सिंपल लगेंगी, बट जिस तरह से इन्हें पर्दे पर उतारा है डायरेक्टर ने, जिस तरह से फिल्म का फर्स्ट हाफ है, इट इज ऑल बिल्ड अप कि सारे कैरेक्टर्स एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है या इन लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है। और जब वो अनफॉर्चुनेट दिन आता है जिस दिन फ्लड्स हुए थे केरला में, उसके बाद इन लोगों के साथ क्या होता है,
दैट इज द फर्स्ट हाफ। और जिस तरह से एक मेनेसिंग तरीके से इंटरवल सीन जब होता है, जब हमें अलग अलग कैरेक्टर्स के पॉइंट ऑफ व्यू शॉट्स देखने को मिलते हैं एंड द बैकग्राउंड म्यूजिक इज राइजिंग एंड हमको पता है कि दिस शिट इज अबाउट टू गो डाउन, एंड इन कैरेक्टर्स को बेचारों को बिल्कुल पता नहीं कि इनकी लाइफ में अब क्या होने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, एंड इट वाज द एंटिसिपेशन जो उन्होंने क्रिएट किया है। और सेकेंड हाफ में ये फिल्म इट डाइव्स डायरेक्टली इनटू द फ्लड्स, और क्या तरीके से बारिश शूट की है। मतलब कुछ कुछ जगहों पे तो मुझे लगता है कि फिल्म इन्होंने एक्चुअली मानसून में, एक्चुअली फ्लड सीजन में शूट की है, क्योंकि कुछ एरियल शॉट्स जो है, जो वाइड शॉट्स थे, वहां पे हमें बिल्कुल दिख रहा है कि सारे खेत जो है वो पानी के अंदर डूबे हुए हैं, नदियां जो है भरी हुई है। और वो सीन सीजी भी नहीं थे, बिकॉज जैसे मैंने पहले कहा कि हमारी आंखें सीजी जो है हमारी आंखें ट्रैक कर सकती है, बट ये एक्चुअली एकदम ही नेचुरल था। और बारिश भी जो थी, जो एक्सटीरियर शॉट्स थे, वो भी मोस्टली नेचुरल रेन में इन्होंने शूट किया है। जो सेट के अंदर की बारिश थी वो भी इतनी इंटेंसिटी से बारिश होती है उसके अंदर, और जिस तरह से पानी है बिल्कुल मिट्टी से भरा, मडी वाटर है, वो स्विमिंग पूल का पानी नहीं लगता कभी देखते हुए, और जिस इंटेंसिटी से वो बारिश साउंड डिजाइन के थ्रू आती है, साउंड डिजाइन इज अमेजिंग। मतलब इंटीरियर की बारिश हो और एक्सटीरियर की बारिश हो, उसमें जिस तरह से इन्होंने लेवल्स मेंटेन किए हैं, या एकदम क्लाइमैक्स की ओर एक सीन है जहां पर एक कैरेक्टर पानी में कूदता है दूसरे कैरेक्टर को बचाने के लिए, और ये सीन अंडर वाटर शूट किया है और आसमान में बिजलियां कड़क रही है, एंड वी नो दैट पानी के अंदर साउंड नहीं ट्रैवल करता, बट बिकॉज ये फिल्म है इट टेक्स द लिबर्टी कि वो जब पानी के अंदर कूदता है तब वहां पे बैकग्राउंड म्यूजिक भी हो रहा है, और उस बिजली के कड़कने की आवाज भी हमें अंडर वाटर सुनने को मिलती है। जितना क्रेडिट विजुअल्स को इम्पैक्टफुल बनाने में साउंड डिजाइन का है, उतना ही इसके बैकग्राउंड म्यूजिक का भी है। ऑब्वियसली म्यूजिक डायरेक्टर्स जो है हांस जिमर से कुछ क्यूज ले रहे हैं, एंड देयर इज नो शेम इन डूइंग दैट बिकॉज द मैन इज अ जीनियस। तो हांस जिमर का पॉपुलराइज किया हुआ जो हॉर्न साउंड है, What's the most resilient parasite? An idea. वो हमें बार बार फिल्म में सुनने को मिलता है अलग अलग जगहों पर इंटेंसिफाई करने के लिए सिचुएशंस। ऑल्सो एक बिल्डअप वाला जो एक टोन होता है कि इट्स बिल्डिंग एंड कट, और फिर द साउंड गोस साइलेंट, वो वाली एक चीज जो है टेक्निक, वो भी कई दफा हमें देखने को मिलती है। उसके बाद कुछ ट्रैक्स जो है, एक डंकर का एक ट्रैक है और इंटरस्टेलर का एक ट्रैक है, उससे काफी इंस्पिरेशन ली है म्यूजिक डायरेक्टर्स ने। बट सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे ये लगी, क्योंकि अभी तक ये किसी म्यूजिक डायरेक्टर ने अटेम्प्ट नहीं किया है इंडिया में, भले ही कॉपी किया हो या इंस्पायर्ड हो, बट एक ऑडिटरी इल्यूजन है कॉल्ड द शेफर्ड टोन, उसका इस फिल्म में यूज किया हुआ देखने को मिलता है। शेफर्ड टोन में होता है कि सेवरल टोन्स जो है उनको सेपरेट किया जाता है अलग अलग ऑक्टेव से, और उनको एक दूसरे के ऊपर लेयर किया जाता है। जैसे जैसे टोन्स जो स्केल अप होने लगते हैं, हाईएस्ट पिच जो है वो क्वाइट हो जाता है, मिडिल पिच जो है वो लाउड होता है, और जो लोएस्ट पिच जो है बेस वाला वो ऑडिबल होने लगता है। और इनको अगर कंसिस्टेंटली एक साथ बजाया जाए तो ये हमारे ब्रेन को इस तरह से ट्रिक करता है कि साउंड के लेवल्स जो है वो बस कॉन्स्टेंटली असेंड होते जा रहे हैं इन्फिनिटी में। ये जब एक साथ बजते हैं तब ये दिमाग पे इस तरह से असर करते हैं कि ऑटोमेटिकली हमारे दिमाग में टेंशन क्रिएट होने लगता है। इस चीज का बहुत अच्छा इस्तेमाल डनकर्क में किया था हांस जिमर ने, और ये सेम चीज जो है शेफर्ड रिसेट ग्लिसांडो जिसे कहते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल 2018 में भी देखने को मिलता है। इसकी वजह से इस फिल्म का बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो हमें इतना एज ऑफ द सीट लेके आ जाता है, इतना इफेक्टिव बनाता है सीन्स को। जैसा कि मैंने पहले कहा कि फिल्म की एक इनसेन एंसेम्बल कास्ट है। इस तरह की फिल्मों में रिपीटेशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं कि बस एक रेस्क्यू मिशन चल रहा है, लोगों को यहाँ से वहां लेके जाना है, बट ऐसा होते हुए भी इतना डिफरेंशिएशन लाया है डायरेक्टर ने, एंड द प्लेथरा ऑफ प्रॉब्लम्स दैट ही मैनेज टू फाइंड, क्योंकि उन्होंने रियल लाइफ विक्टिम्स के साथ बात की थी और इतने अलग अलग तरीके के प्रॉब्लम्स उन्हें देखने को मिले कि मछुआरों ने जाके अपनी बोट्स ले जाकर मदद की थी सिविलियंस की, किस तरह से एयरलिफ्टिंग का मिशन हुआ था, या अलग अलग तरह के लोकेशंस पे जहां पर लोग फंसे हुए थे उनकी कैसे मदद की गई थी। ये सारी ही चीजें इतनी जबरदस्त तरीके से इन्होंने पिरोई है, और जो इमोशन उन्होंने लाया है which separates this film from all other disaster films, ये पूरी तरह से एक डायरेक्टर की फिल्म है कि जो इमोशन उन्होंने क्रिएट किया है, जहाँ पे एक स्पेशल नीड्स वाला लड़का है, उसकी फैमिली जो है फंसी हुई है कहीं पर, और जब उनके घर में पानी घुसना शुरू होता है, दैट सीन वॉज हॉन्टिंग।
और जो तब मुझे वो डिस्क्लेमर याद आया जो फिल्म की शुरुआत में आता है कि एवरी डिजास्टर इज जस्ट अ न्यूज अंटिल इट हैपेंस विथ यू। और जब वो सीन होना शुरू हुआ, जैसे उनके घर में पानी घुसना शुरू हुआ और वो बच्चा जैसे चीखना शुरू किया एंड द वे हिज पेरेंट्स वर हेल्पलेस, मुझे लगा मैं वहां पे हूं। एंड एट दैट मोमेंट आई वॉज स्कैर्ड टू शिट। किसी के साथ ना हो ऐसा लगा मुझे। और वो इमोशन जो था, या जिस तरह से सस्पेंस को बिल्ड किया है कि किसी चीज को रिवील कर देंगे डायरेक्टर कि एक्स वाई और फिर जेड इवेंट हुआ, फिर कई बार एक्स इवेंट होगा, वाई की तरफ हिंट किया जाएगा और कुछ देर बाद फिर जेड दिखाया जाएगा, फिर एक्स वाई एंड ऑलमोस्ट जेड तक हमें लेके जाता है, बट जेड वाला इवेंट दिखाया नहीं जाता। और बहुत देर बाद फिर उस टेंशन को होल्ड करके एक गट पंच देता है डायरेक्टर। तो जिस तरह से सस्पेंस भी बिल्ड किया है ना राइटिंग के लेवल पे, मुझे ये फिल्म बहुत ही अच्छी लगी। और डायरेक्टर ने कहा है कि ये उनका 14वां ड्राफ्ट था जो फाइनली उन्होंने फिल्म में यूज किया। एंड इट शोज कि किस तरह से उन्होंने टाइट किया है स्क्रीन प्ले को, किस तरह से इंटरवोवन है, सारी चीजें इंटरलिंक्ड है। और इसकी वजह से जो इमोशनल रोलर कोस्टर जो क्रिएट किया है सेकंड हाफ में, इट इज अनपैरेलल। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेकंड हाफ आई हैव एवर सीन। क्योंकि जिस पावरफुल तरीके से ये सारे इवेंट्स जो आते हैं कि आई डोंट रिकॉल अ सिंगल डिजास्टर फिल्म जहां पर मुझे रोना आया हो। एंड मैंने ये फिल्म 2 बार देखी। फर्स्ट टाइम मुझे ऐसा लगा कि ठीक है, आई गॉट कैरिड अवे, या एसी बहुत ठंडा था, या मैंने बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पी ली थी शायद। बट even on the second watch I felt the same level of emotions। और जिस तरह से कैथार्टिक तरीके से लोगों के कैरेक्टर आर्क्स कंप्लीट होते हैं, या जिस तरह से फिल्म कंक्लूड होती है, आपका गला एकदम सूख जाता है एंड यू विल शेड टीयर्स नो मैटर हाउ बैड एज यू आर। अगले हफ्ते सोनी लिव पे आने वाली है, उससे पहले जिन जिन लोगों के पास चांस हो प्लीज जाके इस फिल्म को थिएटर में देखिए, क्योंकि मैंने डॉल्बी एटमॉस में देखा एंड इट इज अनलाइक एनीथिंग यू हैव एवर सीन बिफोर ऑन इंडियन स्क्रीन्स। क्योंकि इट इज एन इवेंट, इट इज अ स्पेक्टिकल। और ये बिल्कुल किसी भी तरह से कैश ग्रैब करने की कोशिश नहीं कर रही इवेंट्स को। मैं कहूंगा कि ये फिल्म द रियल केरला स्टोरी है, क्योंकि ये फिल्म देखने के बाद आपको एक कम्युनिटी वाला, एक ब्रदरहुड वाला फील आएगा। आप एक दूसरे के नजदीक आ जाओगे, इंसानी जिंदगी के लिए आपके दिल में कीमत बढ़ जाएगी। अनलाइक दी अदर फिल्म्स जो लोगों को तोड़ने में, विभागने में लगी हुई है, ये फिल्म उससे बहुत ही अलग है। और ये फिल्म देखने के बाद आपको ट्रूली एक इंडियन होने का एहसास होगा। एंड दैट्स द ग्रेटेस्ट थिंग द डायरेक्टर हैज डिलीवर्ड टू अस। ऑल द परफॉर्मेंसेस टॉप टू बॉटम बहुत ही कमाल के हैं। जो प्रोडक्शन डिजाइन है, जो साउंड डिजाइन है, जो बैकग्राउंड स्कोर है, उन सभी को इस साल अवार्ड्स मिलने चाहिए। और स्पेशली द कैप्टन ऑफ द शिप जूड एंथनी जोसेफ और जो उनके राइटिंग पार्टनर थे अखिल धर्मजन, उन दोनों को भी अवार्ड्स मिलने चाहिए। दिस इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट थिएट्रिकल एक्सपीरियंस आई हैव एवर हैड। अगर फिल्म देखिए, फिल्म अच्छी लगी है, वीडियो अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, कमेंट्स कीजिए, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और देखते रहिए .png पिक्चर्स। मैं हूं आपका होस्ट पवन, साइनिंग ऑफ।